हेलो दोस्तों, आज हम रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में समझेंगे और साथ में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी जानेंगे और इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है इसके बारे में भी हम समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में समझ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझ लिया, ओम्स लॉ के बारे में समझ लिया और हमने ये भी जाना कि कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि हमारा करंट कैसे फ्लो करता है जब हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो और जब हमारा पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा। तो वही हम आज के वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज में जब रहता है तो उसमें करंट कैसे फ्लो करता है। तो पहले सर्किट समझ लेते हैं कि इसका सर्किट कैसे वर्क करता है। तो आपको यहाँ पे एक एक टर्म पता होना चाहिए इसके सर्किट में कि ये क्या है, हमारा एमीटर है, ये क्या है, वोल्ट मीटर है, ये क्या है, बैटरी है, सेल जिसको हम बोलते हैं, और ये हमारा क्या है, स्विच है। ये हमारा स्विच हो गया। करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। एमीटर क्यों लगाते हैं? करंट को मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर क्यों लगाते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में। और ये रेजिस्टेंस हमारा किस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब हम इसमें जानेंगे तो हमारा करंट जो फ्लो कर रहा है जब सीरीज में फ्लो करेगा तो उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। जब हमारा सीरीज में फ्लो करेगा तो करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा। तो हम जानते हैं कि देखो कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें बाय ओम्स लॉ पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो V1 इक्वल टू क्या होगा, तो करंट तो सेम रहेगा, रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा। V2 इक्वल टू क्या होगा, IR2, और V3 इक्वल टू क्या होगा, IR3। ये सारे वैल्यू को हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम देखते हैं पुट करने के बाद तो इस V की जगह पे हम पुट कर देंगे IR, V1 की जगह पुट कर देंगे IR1, V2 की जगह पुट कर देंगे IR2 और V3 की जगह पुट कर देंगे IR3। देखो IR तो रहेगा, इन तीनों में से क्या कॉमन है, I कॉमन है। यहाँ क्या बच गया, R1, यहाँ क्या बच गया, R2, और यहाँ क्या बच गया, R3। दोनों तरफ I है, I को हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 नेट रेजिस्टेंस। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जब हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगा तो करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा। तो बाय ओम्स लॉ के थ्रू हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जब नेट रेजिस्टेंस हमें इसमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सारे रेजिस्टेंस को, यदि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो सबको हम डायरेक्ट प्लस कर देंगे तो वो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस दे देगा। इस तरह से हम इसको समझ लिए कि करंट कैसे फ्लो करता है जब हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो। अब हम अब अगले टॉपिक में देखते हैं कि ये तो हमने सीरीज का समझ लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा जब सर्किट पैरेलल कनेक्ट हो, रेजिस्टेंस हमारा जब पैरेलल कनेक्ट हो तो क्या क्या डिफरेंस होगा, डायग्राम से हम समझ लेते हैं। तो पहले हम आते हैं कि ये इसको हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस को पैरेलली हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं। यहां से हमने निकाला, बैटरी लगाई, फिर हमने स्विच लगाया, यहां पे कहीं पे हमने एमीटर कनेक्ट कर दिया, प्लस और माइनस। ये हमारा स्विच हो गया, ये हमारा सेल हो गया, इसमें से करंट जा रही है। हम यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। ये तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, R1, R2, R3। यहाँ से एक करंट जा रहा है, ये जंक्शन पॉइंट हुआ, यहाँ तक यही करंट जाएगा। लेकिन इस जंक्शन पॉइंट के बाद ये करंट क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा तीन अलग अलग पार्ट में। लेकिन जब ये फिर निकलेगा तो ये फिर सारे यहाँ पे इस जंक्शन पॉइंट को वही सेम करंट मिल के आउटिंग भी जो होगी करंट की वो भी सेम ही होगी। ये हमारा एमीटर लगा हुआ है, ये हमें पता है कि ये हमारा स्विच है और ये हमारा सेल है या बैटरी बोल सकते हो आप, कुछ भी। करंट फ्लो कर रहा है और हमारा अब जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पीछे में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट अलग अलग है, I1 प्लस I2 प्लस I3। बाई ओम्स लॉ देखोगे तो V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपान R। जब हम I1 की बात करें तो V अपान R2, जब हम I2 की बात करें V अपान R1, सॉरी ये R2, I3 की जब बात करें तो V अपान R3। ये सारी वैल्यू जो है वो हम पहले इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, V अपान R1, V अपान R1, V अपान R2 और V अपान R3। जब हम V कॉमन निकालेंगे तो इधर V इंटू 1/R, और इधर जब हम V निकाल लेते हैं तो यहाँ पे 1 अपान R1, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपान R2, और यहाँ क्या बचेगा 1 अपान R3। V और V कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1/R जो है वो 1 अपान R1 डिवाइड बाय 1 अपान R2 डिवाइड बाय 1 अपान R3। तो ये हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन दे दिया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा हमेशा 3 रेजिस्टेंस ही रहेगा, जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम 3 रेजिस्टेंस को लेके कर रहे हैं, पेपर में हो सकता है आपको 2 ही रेजिस्टेंस दिया हो, लेकिन आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि वो कॉम्बिनेशन जो होनी चाहिए वो सीरीज में होनी चाहिए या पैरेलल में होनी चाहिए, फिर हम उसके हिसाब से हम उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो बेसिकली हमने जब हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगा तो कैसे करंट फ्लो करेगा, और जब हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होगा तो करंट कैसे सर्किट में फ्लो करेगा, वो हम कॉन्सेप्ट जान लिए हैं। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और पावर के बारे में, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है और पावर क्या है। तो हीटिंग इफेक्ट जानने से पहले हम पावर को जानते हैं कि पावर वो जो टर्म है ये क्या होता है। तो इसकी डिफिनीशन जो है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब हम इसी डिफिनीशन को फॉर्मूले में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, W/T। अब हम जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि वर्क डन अपान क्या होता है, चार्ज होता है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू क्यू। इसको हम इसमें पुट कर देंगे W की जगह, V इंटू क्यू अपान टी। अब हम Q/T हमने करंट का डिफिनीशन पढ़ा था, वो क्या होता था Q/T। अब इस Q/2 की जगह पे हमने क्या लिख देना है, I। मतलब ये हमारा पावर का फॉर्मूला हो गया कि P इक्वल टू V इंटू आई, और पावर को जो हम मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, वाट में। पावर का मेजरमेंट जो होगी वो वाट में होगी या किलोवाट में होगी। अब जो हमारा टर्म है अगला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि कोई बैटरी हो या सेल हो, उनके बीच में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। दो एंड के बीच में क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तो उसमें चार्ज फ्लो करेगी, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा किस टाइम, चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो उसमें करंट फ्लो होगा। मतलब केमिकल रिएक्शन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो हो रही है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है, देखो कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, यदि हम उसको ज़्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट के साथ कनेक्ट रहते हैं वो गर्म हो जाता है, चाहे आप मोबाइल फ़ोन ले लो चाहे बैटरी ले लो। लेकिन कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जिसको हम खुद हीटिंग इफेक्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो आप हीटर की, इलेक्ट्रिकल हीटर, उसमें हमने करंट पास किया, कुछ टाइम के बाद वो हमें गर्म हवा देती है। इसका गर्म हवा कहाँ से आ रही है, बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। प्रेस की एग्जांपल ले लो, प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस जब हम कर रहे हैं कपड़े को, किसकी वजह से वो प्रेस होता है, गर्मी की वजह से। वो उसमें हीट कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट की आ रही है। ये दोनों एप्लीकेशंस जो हैं वो किसकी वजह से हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है कि आपको कितना पावर के टाइम के साथ मल्टीप्लाई, मतलब इसका फॉर्मूला जब बनेगा VIT एक। दूसरा, यदि हम ओम्स लॉ लगाएं तो हमें पता है कि V इक्वल टू IR। यदि हम यही फॉर्मूले को इसमें पुट कर दें तो हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, IRIT, मतलब H इक्वल टू I² RT। और इसको जब मेजर करते हैं हम जूल में मेजर करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो ये हमारा पावर था, ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है।
तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में यही है। पहले हमने जाना करंट के बारे में, फिर हमने जाना पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, फिर हम समझे ओम्स लॉ के बारे में, अब हम समझे इसको पावर के बारे में, फिर हमने समझाया कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्ट होगी तो कैसे करंट फ्लो करेगा, जब हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा, हीटिंग इफेक्ट के बारे में, पावर के बारे में समझ लिया। अब यहाँ पे एक कन्वर्जन भी हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलोवाट में कितने वाट, 1000 वाट, 1 आवर में कितने सेकेंड, तो पहले 1 आवर को मिनट में, फिर सेकेंड में। अब देखो 6 × 6 36, n2 10 टू पावर 3 वो 5 हो गया। अब ये इसका यूनिट क्या हो गया, वाट सेकेंड। अब ये पॉइंट जब हम हटाएंगे 3.6 × 10 टू पावर क्या हो गया, वाट सेकेंड। अब 3 वाट सेकेंड को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो ये जूल में, मतलब 1 किलोवाट आवर को यदि हमें जूल में कन्वर्ट करना हो तो ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों पेपर में आपके क्वेश्चन जो आएंगे हमें रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना हमें गाइड से पढ़ने की ज़रूरत है, ना हमें क्वेश्चन स्कूल के निकाल के रट्टा मारने की जरूरत है। हमें बस समझना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होगी तो चाहे बोर्ड का पेपर हो, कुछ भी पूछेगा आपसे, आप लिख सकते हो, क्योंकि वो आपके दिमाग में घुस गया। और जो चीज़ हमारे माइंड में घुस जाता है वो हमसे कोई निकाल नहीं सकता। बस हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, रिविजन की ज़रूरत है। हम यदि इस टॉपिक को बार बार रिविजन करेंगे तो ये हमारे दिमाग में घुस जाएगा और हम आसानी से पेपर में चाहे जो मर्जी क्वेश्चन पूछेगा हम उसका आंसर दे सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का यही है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर किसी टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।